हर एक्टर के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो लकी हो और मैं इतना लकी हूँ कि मुझे इतने कम टाइम पीरियड में इतनी रेंज ऑफ कैरेक्टर परफॉर्म करने का मौका मिला। मेरे अब्बू ने ये रियलाइज़ किया कि इसको सीएसएस करना है या इसको कुछ और करना है तो उसके लिए इसको ये शहर छोड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना था अपना शहर छोड़ के क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वहाँ पे गुजरांवाला में। तो फिर मैंने अपने अब्बू से खाए बहुत सारे थप्पड़। तो उसके बाद फिर मैं चला गया और मैं इसलिए नहीं गया कि उन्होंने मुझे मारा है तो मैं चला गया। मैं बहुत ढीठ था, मैं इसलिए चला गया कि ये मुझे प्यार नहीं करता। अगर मैं किसी एक्टर से मुकाबला करना चाहूँ ना, वैसे तो एक्टिंग में मुकाबला नहीं होता, लेकिन अगर मैं करना चाहूँ ना तो एक ही बंदा है जिसे मैं करना चाहता हूँ, वो है नुमान इजाज़। क्या बात है यार, मैं हार तो जाऊँगा उनसे, लेकिन उनसे हार के ना मज़ा आएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, कंटेंट क्रिएटर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वैसे तो आपने प्रमोशंस में और कैप्शन में उनका नाम देख लिया होगा, लेकिन मैं उनका बाकायदा अगर इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो कुछ ही अरसे में अगर किसी ने अपने क्राफ्ट पे काम किया है, किसी ने अपनी एक्टिंग में बहुत बेहतरी वक्त के साथ साथ मज़ीद मैच्योरिटी लेके आए हैं, तो उनमें से इनका नाम है। कुछ अर्सा पहले एक ड्रामा आया था इश्क ती चाशनी, जिसमें शाहनवाज़ का इन्होंने रोल किया और बड़ा ही फ़नी कैरेक्टर था और ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा फ़नी कैरेक्टर्स में अपना नाम, अपना लोहा मनवा सकेंगे। लेकिन फिर अचानक से लीडर आया और लीडर में ये बिल्कुल ही एक चेंज्ड पर्सनालिटी नज़र आए। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ के नाम से इन्होंने रोल किया और उसमें बड़ा एक सीरियस सा रोल था, रिवेंज लेने वाला रोल था और हमें बड़ी हैरानी हुई कि यार ये लड़का वो जो शाहनवाज़ और आसिफ कितने मुख्तलिफ हैं। फिर कुछ अर्सा पहले जो अभी रिसेंटली आया है, ज़ब्त नाम से ड्रामा आया है, जिसमें इन्होंने ऑन जहांगीर के नाम से एक किरदार निभाया और उसमें इन्होंने बड़ा ही पेशेंस, बड़ा ही सुकून वाला काम किया और जिसमें लगा कि यार ये हर तरह का ये एक्टर रोल कर सकता है। बहुत ही कमाल के इंसान भी हैं, बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सचल अफजल। सचल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एक तो आपको यहाँ पर देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और आपकी जर्नी पे भी हमने बात करनी है, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो आपने पिछले कुछ किरदार निभाए हैं इतनी वेरिएशन के साथ। क्या ये मैनिफेस्ट किया हुआ था कि मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स, चैलेंजिंग रोल्स मिलते रहेंगे और निभाते रहेंगे, या किस्मत ने आपका साथ दिया और हर तरह के रोल आपको विद इन एक शॉर्ट पीरियड मिल गए? आई थिंक हर एक्टर के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो लकी हो और मैं इतना लकी हूँ कि मुझे इतने कम टाइम पीरियड में इतनी रेंज ऑफ कैरेक्टर परफॉर्म करने का मौका मिला। उसमें फिर लोगों ने पसंद किया है, तो आई जस्ट बीन वेरी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड लोगों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। ज़बरदस्त। हम प्रॉपर आपकी जर्नी पे बात करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट, आपने हर जगह ज़रूर ये जिक्र किया है, लेकिन सिंस आपसे एक बड़ा रिस्पेक्ट, प्यार और दोस्ती का ताल्लुक़ है, तो मैं चाहूँगा स्टार्ट से शुरू करें। गुजरांवाला से आपका ताल्लुक़ और वहाँ से आपने आपकी सारी अपब्रिंगिंग, आपके दोस्त कैसे थे, फैमिली, अम्मा अब्बा के साथ आपका एक बड़ा प्यारा कनेक्शन है। अम्मा को आप सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, अब्बा आपके बड़े वायरल, आपसे ज़्यादा अब्बा आपके वायरल होते हैं। इस सब पे बताएं आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई, बचपन कैसा था, यूनिवर्सिटी और सब? बचपन में इतना कुछ तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि जो मेरे कज़न्स थे, तो हम लाइक 20-25 कज़न्स हैं, तो एक बड़ी फैमिली है, तो हम लोग सब मिलके खेलते थे, मूवीज़ देखते थे, साथ में एंजॉय करते थे। बड़ी ईद की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जिसमें हम सब लोग इकट्ठा होते थे और कुर्बानी का वो सारा सिलसिला, और वो बहुत एक अच्छी मेमोरीज थी मेरे कज़न के साथ और बाकी जो दोस्त वगैरह उनके साथ। फिर उसके बाद जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगे तो सब कज़न्स जो है ना, थोड़ा आपको पता है ना, थोड़ी सेपरेशन होने लग जाती है, सब लोग अपने काम में, कोई कॉलेज चला जाता है, इधर चला जाता है। तो उस टाइम पीरियड में फिर मैं बहुत सैड हो जाता था कि यार ये तो सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता था, मैं तब भी ये सोचता था कि यार कुछ ऐसा हो कि एक कम्युनिटी ऐसी हो जिसमें मेरे सारे कज़न्स हम सब एक साथ रहते हों, लाइक एक ही गली में काफ़ी सारे घर हों जिसमें मेरी पूरी फैमिली एक साथ रहती हो। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप अपने राब्ते और अपने ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हो, आप फिर भी फ़ोन पे कनेक्टेड रहते हो, आप इवेंट्स पे मिलते हो, तो वो फिर आपको वो चीज़ें याद आती हैं और फिर आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह एंजॉय करते हो। जैसे मैं भी तो अब अपना शहर छोड़ के गुजरांवाला
मैंने वहाँ से अपना वो किया, अपनी मैट्रिकुलेशन की। फिर उसके बाद मैंने अपना कॉलेज किया, पंजाब कॉलेज। फिर देन आई मूव टू लाहौर फॉर माय ग्रेजुएशन। तो वो एक बड़ी फ़नी स्टोरी है कि मुझे नहीं जाना था अपना शहर छोड़ के, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वहाँ पे गुजरांवाला में। बट मेरे अब्बू ने ये रियलाइज़ किया कि इसको CSS करना है या इसको कुछ और करना है, तो उसके लिए इसको ये शहर छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने अब्बू से खाए बहुत सारे थप्पड़, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं चला गया, और मैं इसलिए नहीं गया कि उन्होंने मुझे मारा है तो मैं चला गया, मैं बहुत ढीठ था। मैं इसलिए चला गया कि ये मुझे प्यार नहीं करते और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। इतनी मार खाने के बाद मैं इस वजह से गया, मैं यानी कि मैं थोड़ा ढीठ हूँ। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज चला गया। पहले 2-3 महीने बड़ा मैं सैड था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर बन रहे थे। वो कोई किंग एडवर्ड में था, कोई कहाँ था, तो वो एक टाइम पीरियड वैसा था। फिर कॉलेज में फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार फैमिली तो होती है, लेकिन दोस्त जो है आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं। आप अपने दोस्तों की वजह से जाने जाते हो, आपके फ़ैसले जो हैं वो अफेक्ट होते हैं आपके दोस्तों की वजह से, अच्छा और बुरा फ़ैसला। और कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि आपके नसीब भी आपकी दोस्ती और आपकी महफिल से वो डिफ़ाइन होते हैं। तो हमेशा आपको अपने दोस्त और अपनी महफिल बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि किसी किस्म की एसोसिएशन, चाहे वो दिल की एसोसिएशन है, चाहे वो सिर्फ चाय पे बैठने की एसोसिएशन है, वो आपकी ज़िंदगी के फ़ैसलों में, वो आपकी ज़िंदगी के बिहेवियर में, आपके आने वाली ज़िंदगी की चीज़ों में वो बहुत अहम किरदार प्ले करती है। और वो इनडायरेक्टली करती है, अगर डायरेक्टली ना करे तो। आपको अपने साथ, अगर कोई कहता है ना मैंने अपने साथ वफ़ादारी का हक़ अदा किया है, वो आप इस तरह कर सकते हो कि आपके साथ कौन बैठेगा आज, आपके साथ कौन बैठेगा कल, और आपके साथ कौन रह जाएगा जब कोई और आपके साथ नहीं बैठना चाहेगा। कमाल। तो कौन से ऐसे दोस्त हैं जो आपकी ज़िंदगी में, या कौन से ऐसे कज़न्स हैं जिन्होंने आपकी सफ़र में आपका बड़ा साथ दिया, सपोर्ट सिस्टम बने या मोटिवेशन का हिस्सा बने? अच्छा, मैंने कभी किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी। मैंने ना अपनी चीज़ों को, जो मैं अपने ऑब्वियसली गाइडेंस वगैरह के जो बड़े कज़न्स होते हैं, आप क्या मुझे इस तरफ जाना चाहिए, ये पाथवे मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी। मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, अपना प्रोसेस बताता हूँ। हर एक का अपना होता है। एक कन्फ्यूजन आती है इंसान की ज़िंदगी में, जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पाता कि अब मैं क्या करूं, मैं ये करूं या मैं वो करूं। तो कुछ लोग जाके डायरेक्टली पूछ लेते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि उस कन्फ्यूजन को खुद ही ओवरकम करूं, जितनी हद तक कर सकता हूं। तो उससे क्या होता है कि मुझे पता चल जाता है मैंने करना क्या है। फिर मैं, कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है या कोई उस फील्ड से है या कुछ मेरे से बेहतर जानता है, मैं सिर्फ उससे प्रॉन्स एंड कॉन्स पूछता हूँ कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मैं अपना डिसीजन खुद लेता हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से एक चीज़ का पता था कि 1, 2, 3, 4, 5 फैसले गलत लूँगा, लेकिन ज़िंदगी में सुकून रहेगा कि सारे फैसले मैंने खुद लिए हैं। तो कल को किसी के आगे रोना नहीं पड़ेगा और कल को किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। तो अब तक जो ज़िंदगी में आपने डिसीजंस लिए हैं, फैसले किए हैं, कोई रिग्रेट है, कोई मायूसी है? अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा हुआ है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने बताया कि 20-25 कज़न्स, और यूनिवर्सिटी का भी एक वो टाइम होता है जिसमें बड़े फड्डे हो रहे होते हैं, और उस दौर में मिड 2000s में, क्या बताऊं, मैं तो बहुत लड़ाका था। क्या लड़ाके, क्या किससे लड़ाइयाँ होती थी? मैं करता था थोड़ी थोड़ी शरारतें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कर दी शरारत एक दोस्त के साथ, वो पड़ गई मेरे ऊपर उल्टी, ठीक है। अब मैंने कहा यार ये तो 200-300 लड़के, ये तो बहुत मारेंगे। मैंने जाके सॉरी कर ली। मैंने कहा यार मेरे से गलती होगी, तू मेरा भाई है, मुझे माफ कर दे। तो अगर आपने शरारत करनी है और आपने पढ़ना भी, अपनी ज़िंदगी को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, तो माफ़ी आपकी ज़ुबान पे रहनी चाहिए। वाह, बहुत कम लोग ये सोचते हैं। कम लोग सोचते हैं। और देखें फिर कितना सिंप्लीफाइड वर्जन है इंसान की ज़िंदगी का, कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। मगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना कि जानबूझ के करके बाद में माफ़ी मांगनी। लेकिन कोई फड्डे तो हुए हो, कभी मार कुटाई तो की होगी, एक दौर तो होता है यार। हाँ, चंबे चुम्बे करवाए हुए हैं। और फिर उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ? यार मुझे नहीं कभी मार पड़ी। अब्बा ने सपोर्ट की या अब्बा ने कहा क्यों मारा? अब्बा ने मुंह पे कभी सपोर्ट नहीं की, लेकिन बाहर जाके तो डुस कर दी अब्बा। अच्छा, आम जिंदगी में सचल एज ए पर्सनालिटी क्या है? शाहनवाज है, फनी है थोड़ा जिंदगी में, या
आसिफ टाइप का, असिस्टेंट कमिश्नर टाइप का, जिसमें सीरियस भी है, किसी ने गलती की है तो रिवेंज भी लेना है, इसको बताना है, या ऑन जहांगीर जिसमें थोड़ा पेशेंस भी है, हल्का सा मुआफ भी कर देता है, या मिक्सचर है इन सब कैरेक्टर? यार मिक्सचर है, पता है, मैं हर सिचुएशन और हर महफिल के हिसाब से अल्लाह ताला का मैं यही शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे अभी आपके साथ बैठा हूँ तो मुझे आपकी एक वाइब, एक एनर्जी मिल रही है, तो मेरे अंदर जो वो एनर्जी जो है ना अनटैप्ड है, वो टैप हो गई है, तो आई विल बी लाइक दिस, आई विल बी हैप्पी। अगर कोई मेरे साथ कुछ अपने दुख दर्द शेयर करेगा तो मैं उसको उस तरह से हो जाऊंगा। अगर आप मेरे साथ अच्छी बातें करेंगे, मैं आपके साथ अच्छी बातें करूंगा, बुरी आप कर नहीं सकते, तो वहां तक बात जाएगी नहीं। लेकिन तो आसिफ टाइप का रिवेंज वाला, किसी ने तो दिल दुखाया होगा, कि किसी ने कुछ बुरा किया या किसी ने कहा तू भाई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा कभी किसी ने जब भी दिल दुखाया है तो मैंने ना उसको फौरन माफ किया है उसी वक्त, क्योंकि उसका वो ज़र्फ नहीं था कि मैं उसके लिए और चीज़ रखता। इंसान तो करके चला जाता ना, लेकिन आपने किसी की छोड़ी हुई चीज़ ज़्यादा देर तक दिल से नहीं लगानी, उसको फ़ौरन माफ़ करके उसके घर भेज दो, रुखसत कर दो उसको, और अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। टाइम लो, अपने आप को सुकून दो, फील करो कि कुछ बुरा हुआ है, लेकिन ये एहसास किसी और को नहीं दिलाना कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। खुद के साथ आपने खुद जाना है, ये और सब खुद के इतना साथ आसान आप है? खुद आए। आसान कुछ भी नहीं है। आसानी और शॉर्टकट इंसान ढूंढता है, लेकिन उसको पता होता है कि शॉर्टकट नहीं मिलेगा, लंबे रूट से ही जाना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को एक पिंजरे में कैद कर दो और किसी से बात ना करो और पूछो ना, पूछो, सब कुछ करो, ठीक है, जिसके साथ इमोशनल होने का दिल करता है वो भी करो, लेकिन पीछे अप्रोच ये रखना कि खुद करना है और खुद चलना है और खुद डील करना है। मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी थी कि दुनिया में सबसे खूबसूरत मोहब्बत आपको अपने माँ बाप से हो सकती है, बेशक। ठीक है, लेकिन ये कहा गया है कि वो मोहब्बत भी आपने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। आप ये सोच के दिल में रख के नहीं कर सकते कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है आपने। तो ये वाह। जो खूबसूरती है, अगर आप सिर्फ इस बात को समझ जाओ तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्या बात है सचल, आप मुझे ये वाली पर्सनालिटी का रुख, शायद आपके फैंस जो आपके बड़े आपको फॉलो करते हैं वो कुछ ना कुछ, एक तो इन एडिट्स पे भी बात करनी है, और जो आपकी पर्सनालिटी का ये रुख है बड़ा खूबसूरत लगा मुझे जान के। इस दौरान आप मॉडलिंग भी आपने स्टार्ट किया करियर में, एक्टिंग की तरफ भी आए, फैमिली में कोई और था जो मॉडलिंग या एक्टिंग की तरफ था, और वो कौन था, वो कौन सी शख्सियत थी फैमिली की या दोस्तों में जिसने कहा भाई तेरी तो हाइट है, तू तो तेरी लुक्स हैं, तुझे ये करना चाहिए, तुझे मॉडलिंग में जाना चाहिए, तुझे एक्टिंग में जाना चाहिए? एक दोस्त था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसने मुझे कहा कि यार तुम्हें ना मॉडलिंग करनी चाहिए। शौक़ मुझे एक्टिंग का था, मैं मूवीज़ देखता था, तो फिर मैंने सोचा कि शायद मॉडलिंग से एक रास्ता बनेगा एक्टिंग की तरफ। तो फिर जैसे आपकी जर्नी लिखी होती है, तो वो उस तरह से वो चीज़ हुई कि मैं फिर मॉडलिंग करने के बाद, अवार्ड्स लेने के बाद, और सब चीज़ें जो मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि ये ब्रांड्स के शूट करने हैं, मैंने उनको अपने हाथ से टिक किया कि मैंने सारे ब्रांड्स किए हैं। फिर मैंने एक लिस्ट बनाई डायरेक्टर्स की और को एक्टर्स की, फिर मैंने अब उनको टिक करता हूँ। वाह। तो और जिसको ये याद नहीं है, आपने लक्स स्टाइल अवार्ड भी बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर जी हासिल मेरे कर पास चुके हैं। 2 लक्स स्टाइल अवार्ड्स हैं। वाह, और ये बड़ी अचीवमेंट है, और आपने सारे वो टॉप के ब्रांड्स करके, क्या मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ इसलिए आए कि शायद मॉडलिंग में वो फ्यूचर नहीं है? एक मॉडलिंग की भी एक एज होती है जो एक्टिंग में है, और एक्टिंग में भी कितना फ्यूचर है, ये कभी सोचा इस बारे में? मैंने नहीं सोचा, मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज़ से कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और ये मेरे लिए सवाल है ही नहीं है कि अब क्या होगा फ्यूचर में, एक्टिंग में क्या होगा। मैं अपना जो है ना, मेरा जो लेना देना है ना, वो सिर्फ ऊपर से है, तो मैं ऊपर से मांगता हूँ तो ऊपर से ही सिग्नल आता है कि ये कर लोगे, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो जब इंसानों से मांगता है ना तो वो डरता है। फिर मैंने कभी मांगा ही नहीं है, मैं अपने घर में रहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ और ऊपर बातें करता हूँ, वो मेरी पूरी हो जाती है। माशाल्लाह। और एक्टिंग में आप किसी को कंपटीशन समझते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली एक्टिंग वक्त के साथ साथ एक वेरिएशन भी आ रही है, लेकिन बड़े बड़े एक्टर्स अपने आप से जो सीनियर, जब उनके साथ काम करते हैं, स्टार्ट में खौफ होता था यार
या मैंने जो मेरे सामने हो मैं उसको कैरेक्टर समझ के अपने रोल निभाऊंगा? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा फील होता है कि काश कोई ऐसा एक्टिंग स्कूल होता, या उस वक्त मुझे इतना एक्सपोजर होता, या अभी भी, तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं कुछ चीज़ें सीखूँ एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट के थ्रू। मे बी अगर मुझे मौका मिला तो आई विल गो फॉर सम डिप्लोमा फ्रॉम यूएस और यूके। वो मुझे एक शौक़ है कि मैं और इस चीज़ को और पढ़ूँ, इसके बारे में और चीज़ें जानूँ, प्रैक्टिकली देखूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी मोनोटोनस हो जाऊँ अपनी एक्टिंग को लेके। एक कैरेक्टर की जो डिमांड है वो मैं पूरी करता रहूँ। उसके लिए मुझे अपने जो भी मसल्स ओवर द टाइम जाके अपने फेस मसल्स खोलने हैं या अपनी वॉइस रेंज को और डिस्कवर करना है, वो मैं एक ज़रूर करना चाहूँगा। इससे ज़्यादा कंपटीशन मुझे कभी नहीं फ़ील हुआ। हर इंसान को अल्लाह ताला ने उसके नसीब का देना है, मुझे मेरे नसीब का मिलना है। मेरे नसीब का कोई मेरे से छीन नहीं सकता और किसी और के नसीब का मैं अपनी प्लेट में डाल नहीं सकता। तो कंपटीशन कोई भी नहीं है। ठीक है, इस दौरान कोई ऑब्वियसली जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती हैं, अभी तो माशाल्लाह आप बहुत इस्टेब्लिश एक्टर हैं, जब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तलाश होती है, और मैं ये स्पेशली चाहूँगा, आपके फैंस भी सुन रहे हैं, आपको जो लोग सुनते हैं, इस दौरान हाँ, एक जेन ज़ी की भी बात करें या मिलेनियल्स की भी बात करें, एक बड़ा दिल हार जाते हैं, हार्ट ब्रेक हो जाता है, या ज़िंदगी में ब्रेकअप हो गया, काम मिल नहीं रहा, या अपनी एजुकेशन में मैं उस तरह आगे नहीं पढ़ पा रहा जो मैंने बेंचमार्क सेट किया हुआ था। जब भी कोई रिग्रेट होता है या जब भी कोई दिल टूटता है, जब भी कोई डीमोटिवेशन होती है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ बुरा हो गया है, जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके मूड्स में चेंजेस आ रहे हैं, आप इमोशनली किसी चीज़ से हर्ट हो रहे हो, तो आपको ये मानना चाहिए। पहले आप एक्सेप्ट करोगे कि कुछ बुरा हुआ, तो फिर ही आप उस पर काम करोगे ना। इंसान अपने पहले 3, 4, 6 महीने या 1 साल इसी चीज़ में गुजार देता है, वो मानता ही नहीं है, वो कहता कुछ भी नहीं हुआ। ये लोगों के सामने बोलना है, लेकिन खुद आपने ये मानना है कि कुछ बुरा हुआ है जिसने आपको तंग किया, परेशान किया है, तकलीफ़ दी है, और फिर आपने सोचना है और फिर उस पर काम करना है। जैसे आप अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ा देंगे अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान अपनी बेहतर रहनुमाई कर सकता है, मेरा ये मानना है। लेकिन सचिन, हमने देखा है कि कुछ लोगों को शॉर्टकट से बहुत कुछ मिल जाता है। कुछ लोग ज़िंदगी भर बड़े लॉयल होकर अपने काम में मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस तरह अचीव नहीं कर पाते, या उनकी मंजिल थोड़ी सी मुश्किल होती। देखिए, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा जो मेरा बिलीफ है। मैं ये कहता हूँ कि कभी भी अल्लाह की तकसीम पे सवाल नहीं करना चाहिए। जिसको कम मिला है, आपको क्या पता वो उसको किस तरह एंजॉय करता होगा। जिसको ज़्यादा मिला है, आपको क्या पता वो किस तरह एंजॉय करता होगा, उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस होंगे। तो जो रब की तकसीम है ना, उस पे नहीं सवाल करना चाहिए। वो बड़ी खूबसूरत है, और वो इतनी ही खूबसूरत है जितना खूबसूरत एक इंसान अपनी तख्लीक को समझ सकता है। वाह। मॉडलिंग इंडस्ट्री में यकीनन चैलेंजेस होंगे, एक्टिंग इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस होंगे। आपको कहाँ के चैलेंजेस ज़्यादा मुश्किल लगे कि यार यहाँ सर्वाइवल मुश्किल है, यहाँ बड़ी मेहनत और वो कंसिस्टेंसी दिखानी होगी? मैंने ना, जब मैं मॉडलिंग करता था तो कभी वीक में एक शूट होता था या मंथ में 4-5 शूट होते थे। लेकिन एक्टिंग में आपकी लंबी कमिटमेंट होती है, आपको 60-70 दिन, मतलब कि एक ही सेट के लोग हैं, उनके साथ दोस्ती करनी है, आपने अच्छे से रहना है, उनसे प्यार मोहब्बत, उनका ख्याल रखना है, उन्होंने आपका ख्याल रखना है। तो वो अचानक से आपको किसी से दोस्ती करनी पड़ी, तो दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। फिर ये डिफ्रेंशिएट करना कि मुझे प्रोफेशनल रहना है या दोस्ती के साथ रहना है, ये भी एक मुश्किल मेरे लिए था, क्योंकि मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूँ लोगों से। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो चले जाएंगे 1 साल के बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद चले जाएंगे, देन आई विल बी बैक टू माई लाइफ। तो फिर मैंने थोड़ा प्रोफेशनली चीज़ों को डील करना शुरू किया कि हाँ, ये भी काम पे आते हैं। मतलब कि आप इस चीज़ को समझें कि अगर मैं अच्छा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है बाकी लोग भी अच्छे हैं। अगर मैं किसी का ख्याल रखता हूँ तो मैं ये उम्मीद नहीं रख सकता कि बाकी लोग भी उस तरह सबका ख्याल रखेंगे। इसलिए आपको अपनी की हुई चीज़ें दूसरों से नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगला बंदा आपसे कम है या ज़्यादा है। आपने अपना करना है, और अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो अच्छा होना और
गिव गिव एज अ यू नो गिविंग एंड होना, तो ठीक है आप करें, फिर बॉदर नहीं होना, फिर उसी तरह चलना। अपने क्राफ्ट में बेहतरी के लिए और अपने क्राफ्ट को आपने जो बेहतर किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए क्या किया? कोई मेंटोर से हेल्प ली या खुद से वो सेल्फ टॉट? क्योंकि मैंने जितने आपके अभी तक कैरेक्टर्स देखे हैं, ड्रामे देखे हैं, उसमें वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतरी आई है। कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की एक एक्टिंग रेंज होती है, एक एक्टर की, जो उसका कंफर्ट जोन होता है। तो मैं बस अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे राइट टाइम पे ना वो चीज़ मिल गई जो शायद मेरी एक्टिंग रेंज है। मे बी आगे जाके मैं और ज़्यादा, एक्टर जितना पुराना होता है ना वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो जैसे जैसे मैं थोड़ा पुराना होता जा रहा हूँ अपने काम में, मतलब कि मैं जो काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है थोड़ी बेहतरी शायद वो लोगों को नज़र आ रही है। और क्राफ्ट पे काम तो मैं इसी तरह कर सकता हूँ कि मैं सेट पे अपना टाइम और अपनी ड्यूटी और अपना काम ईमानदारी से करूँ और अपनी प्री वर्क अच्छी करूँ। कि मैं अगर कोई कैरेक्टर परफॉर्म करने जा रहा हूँ, मैं उसका स्क्रिप्ट पढूँ, मैं थोड़ी थोड़ी कभी डंडी मार लेता हूँ, तो मैं उस काम को ईमानदारी से करूँ, अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करूँ, अपने सीन्स के ऊपर काम करूँ। अच्छा सचल, आपने ये जो, क्योंकि अभी तक 6-7 प्रोजेक्ट्स किए हैं और ये 3 जो हैं ये बड़े स्टैंड आउट इन तीनों ने किया, आपको सबसे ज़्यादा फीडबैक किस पे आया? मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जो आपकी जर्नी को फॉलो किया है, पिछले कुछ अरसे में आपके कोई 1.5-2 लाख फॉलोअर्स बढ़े। तो आपको लगता है कि ज़ब्त से ज़्यादा फीडबैक आया? और एक तो चलो एक फीडबैक होता है ना फॉलोअर्स बढ़ने वाला आवाम में, एक होता है क्रिटिक्स में हिट होना, क्रिटिक्स ने आपकी तारीफ़ की। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसमें आपको उम्मीद नहीं थी और उसका बहुत अच्छा फीडबैक है? ऑब्वियसली इन तीनों में से कोई। जो ऑन जहांगीर का कैरेक्टर था, उसको करते हुए सिर्फ मुझे एक चीज़ का मज़ा आता था कि वो मुझे बहुत एफर्टलेस होके करना पड़ता था, तो मैं उस चीज़ को एंजॉय करता था। और वो बहुत मुश्किल था कि आप एक ही चीज़ को आपने पकड़ के रखना है, नहीं तो एक्टर को लालच आती है ना कि इस सीन में थोड़ा सा ज़रा मैं कुछ कर दूं, तो वो एक चीज़ थी। तो मैं ये सोच रहा था पता नहीं यार ये लोग इससे कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो फिर मैंने क्या एक चीज़ सोची कि मैंने कहा यार इसके कपड़े जो है ना बिल्कुल मैं ऐसे नॉर्मल से कर देता हूँ, और इसके बाल भी बिल्कुल ऐसे कर देता हूँ कि नहीं बने हुए, ये मेकअप भी नहीं लगाएगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये ऐसी लगे कि जैसे कोई मतलब कि किसी फैमिली के 2 बेटे या 3 बेटे तो उसमें से एक बेटा है। तो मैंने वो, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है कि लोग लड़के कैसे नॉर्मली घरों में रहते हैं, चप्पल पहनी है, जीन्स पहनी है, ऊपर शर्ट को बाहर निकाला हुआ है। क्योंकि मेरे ज़्यादा सीन घर में थे, तो लड़के तो ऐसे ही घर में होते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं है उन्होंने टक इन किया है शर्ट और वो ऐसे पूरा रेडी होके ऐसे बैठे हैं। तो बंदा एक बड़ा ऐसी लूज सी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे आराम से बैठा है, एफर्टलेस बैठा है। तो मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं लोग इसको हीरो समझेंगे नहीं समझेंगे, या इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मैं आई एम शॉक्ड कि लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। दिस इज़ अ लॉट फॉर मी, लाइक थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव टू ऑन। ज़बरदस्त। तो अब एक और बात भी हो जाती है ना, अगर आपका एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हिट हो गया हो तो फिर आप कोशिश करते हो इस तरह के और कैरेक्टर्स भी आपको मिलते रहें, या नहीं अब ये हो गया, ये पिछली कहानी है, अब कुछ और? सर देखें, एक सिंपल सा रूल है, सक्सेस और फेलियर इसको दिल से नहीं लगाना। जहां आपने इसको कर दिया, क्योंकि सक्सेस जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है। जितना मर्जी आप डाउन टू अर्थ और अच्छे इंसान हो, आपको अट्रैक्ट कर जाता है। तो आपको मौके पे एंजॉय करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन उसकी बेस पे आगे का नहीं सोचना चाहिए। तो ये चीज़ मैं करता हूँ, डेली बेस पे करता हूँ, क्योंकि लोग बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं। सबसे प्यारा फीडबैक किस सीनियर की तरफ से आया, किस बड़े नाम की तरफ से आया? मुझे एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी कॉल आई नूरुल हसन की, जो कि मेरे बड़े फेवरेट एक्टर हैं। उन्होंने कॉल करके इतना प्यार दिया और इतनी दुआएं दी और इतना मेरे कैरेक्टर को पसंद किया, और जो चीज़ें मैंने की थी मैंने सोचा यार मुझे इस तरह से तो किसी ने नहीं बोला। उन्होंने वो बातें बोली एंड आई वाज लिटरली क्राइंग कि यार इन्होंने देखा मेरे लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने देखा उस मेरे कैरेक्टर को और उन्होंने पसंद किया। तो बहुत अच्छे लोग हैं इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा होता है हमारी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, आपको कितना लिवरेज होता है जब
एक डायलॉग डिलीवरी होती है, जी। एक स्क्रिप्ट राइटर ने या जो राइटर ने लिख के दिया है वही करते हैं या अपना भी कुछ ऐड ऑन करते हैं? एक ये बात, और ये मेरी जान वाला जो डायलॉग आपका बड़ा मशहूर हुआ, ये आपने ऐड किया था या जो राइटर हैं उनकी जानिब से? नहीं, मैंने ऐड नहीं किया था। ये जो मेरी राइटर हैं उन्होंने ऐड किया था, साइमा अकरम चौधरी ने। और अच्छा, लोगों ने जो मुझे मैसेज किए हैं ना, तो उनको ये लग रहा था ये मैंने खुद से बोला है। क्योंकि आपने इतना नेचुरली बोला कि बंदा कहते ना। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि मैंने जो इश्क दी चाशनी में जो शाहनवाज का कैरेक्टर किया था, वो वैसा कैरेक्टर नहीं लिखा हुआ था। वो इंग्लिश बोलता था, टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था, वो वैसा कैरेक्टर नहीं था। वो मैंने उसके डायलॉग्स खुद बनाए थे अपने डायरेक्टर के साथ बैठ के, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर और चीज़ें कर रहा होता है सेट पे, ये वो, तो मैं उनके पास आता था। मैं कहा सर एक बात कहूँ आपको। वो कहते थे क्या शद्दी भाई? तो मैंने कहा शद्दी भाई मैं सोच रहा हूँ इसको ना ऐसा इंग्लिश में टूटा फूटा बोल दूँ मैं। कहते हाँ ठीक है बोल लो, मगर तुमने नहीं सोचना कि तुम ऐसा बोल रहे हो, बस बोल देना तुम सीन में। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। तो वहाँ से लोगों को ये लग रहा था कि ये वाला जो है ना डायलॉग मैंने बोला है, ठीक है। तो मैंने नहीं बोला, ये उनका जो हमारी क्या डायलॉग डायलॉग था वो? अच्छा नहीं लगता मेरी जान। ज़बरदस्त। अच्छा, एक कंपैरिजन हमेशा से आया है, वो चाहे इंडस्ट्री का हो, फिल्म इंडस्ट्री का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, लाहौर कराची कहीं ना कहीं हल्की आंच पे एक रिफ्ट भी चलती है। आपने ऑब्वियसली लाहौर में भी काम किया है, कराची में भी काम किया है, लाहौर में भी आप रहते रहे हैं, कराची में भी आप काम के लिए आते हैं। क्या डिफरेंस लगा है आपको प्रोफेशनलिज्म में, काम के सिलसिले में? देखिए जितने भी ड्रामाज बनते हैं वो मोस्टली उनकी शूटिंग कराची में होती है, और जो फैशन शूट्स होते हैं वो या कमर्शियल होते हैं वो लाहौर को टारगेट करते हैं। तो बस मैं ये एक चाहता हूँ कि जैसा लाहौर प्यारा हो गया है और उसकी रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया, आपको लगता है कि यार पाकिस्तान समहाउ इज़ ऑन द वे ऑफ बीइंग कॉल्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। हम आवाम तो जो नॉर्मल लोग हैं वो तो ये चीज़ देखेंगे ना कि यार मैं एक सड़क को एंजॉय कर रहा हूँ, या मैं मतलब कि हॉस्पिटल की सर्विस को एंजॉय कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें लेयर्स में हैं जो ऊपर हैं, ठीक है। वो आपको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, ऐसे ठीक है, कुछ भी बता सकता है। पेट्रोल कम करके ये बोल दें कि हाँ हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। तो जो बेचारा बंदा जिसने सुबह उठ के दूध देने जाना है किसी के घर पे, या अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, वो तो थोड़ी देर का पीस लेगा ना इस बात का कि यार 400 का था पेट्रोल, अब 300 का मिल रहा है, तो शायद कोई हालात बेहतर होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ये बस मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारा कराची भी उस तरह से जो है ना, उसकी रोड्स भी उस तरह से अभी काफ़ी बेहतर होनी शुरू हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बार बार जो पाइप निकालते डालते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़े से पैसे अपने छोड़ दें, तो बाकी चीज़ें और हैं वहाँ पे पैसे बना लें, लेकिन आवाम को जो डेली लाइफ जो है ना उनकी, वो अफेक्ट करना छोड़ दें। इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा हमें बख्श दें इस चीज़ के ऊपर। वापस आते हैं आपकी फैमिली की तरफ। अब्बा पे वो जो रील्स बनती हैं, एडिट्स बनते हैं, अब्बा के साथ अपने कनेक्शन के बारे में बताएं। और माशाल्लाह वो बड़े, मैं उनकी रील्स, आपकी एडिट्स वगैरह जो आपके फ़ैन पेजेस पे बनते हैं, मैं देखा था, बड़े गुड लुकिंग, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी। तो वो उस अब्बा के साथ एक वो जो जर्नी गुजरी है और अब्बा के साथ जो एक ताल्लुक़ है उस पर बताएं। और वो जो इतने उनकी जो ड्रेसिंग और उनके जो अंदाज, उन फोटोग्राफी, वो अब्बा से ही इंस्पिरेशन लेके आप मॉडलिंग इस तरफ आए? मेरे अब्बा 1995 में, 97 में, 98 में वो पहनते थे बोस्की की कमीज़, बोस्की का लाचा और बोस्की की तहमत, ठीक है, उस वक्त में। और वो जिस कलर के कपड़े पहनते थे, लाइक ग्रे पहना तो ग्रे नीचे जूते होंगे, या ब्लैक है तो ब्लैक होगा, ब्राउन है तो ब्राउन होगा, फुल मैचिंग। और उस वक्त में यहाँ तक करते थे कि उनकी एक कोशिश होती थी कि अगर वो गाड़ियों का भी काम करते थे तो अगर ब्लैक कार होती थी तो वो ब्लैक शलवार कमीज़ पहन लेते थे। ओए होए होए। तो अब ये बातें मैं सुनता आ रहा हूँ अपने बचपन से, फिर मैंने देखा है उनको कि वो किसी काम से जा रहे हैं या वैसे कहीं जा रहे हैं, तो उनके सूट जो है ना उस पर माया लगी है और उनके सूट के ऊपर रिंकल नहीं आएगा, और वो दिन में 2 दफ़ा भी सूट अपना चेंज कर लेते थे कि इसके ऊपर वो क्रीज़ आ गई है। तो उन्होंने बड़ी नफासत से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन, आमीन। तो मैं
बड़ा छुपाता हूँ अपने अब्बू के साथ, जो मेरा प्यार है ना उसको छुपाता हूँ। लेकिन कभी मैं तस्वीर वैसी ही डाल देता था कि यार मैं तो अपने अब्बा की तस्वीर पोस्ट कर रहा हूँ, किसी को क्या पता चलेगा मुझे मेरे अब्बा से कितना प्यार है। लेकिन मैं शॉक्ड हूँ, लोगों को भाई सब कुछ पता चल जाता है। बिकॉज मैं अपनी फैमिली के या मेरी बहन के जो बच्चे हैं, जो लोग समझते हैं मेरे बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं, तो ये वो बहुत लोगों को लगता था। हाँ। आप एक बहुत प्यारी सी बेटी है, क्या नाम है उसका? उसका नाम इज़ा है। इज़ा की आप पिक्चर्स लगाते हैं, तब मुझे भी पहले लगा कि शायद आपकी बेटी है, लेकिन फिर वक्त के साथ पता चला मेरी आपकी बेटी माँ की। जैसी है वो, हमेशा मेरी बेटी जैसी रहेगी। तो अब मुझे लगता था कि मुझे ना कुछ चीज़ें अपने लिए क्यूट लगती हैं, अपने बच्चों के साथ कुछ मैं मतलब इंजॉय करता हूँ, तो मैं वो पोस्ट कर देता था। उस पे 8 मिलियन तकरीबन 7 मिलियन व्यूज थे जो आपने बच्चों के साथ कोई रील हाँ, लगाई बस थी। वो बच्चों के साथ अभी कुछ लगा लेता हूँ, या मैं अब्बा की तस्वीर पोस्ट कर देता हूँ। तो वो अब्बा तो मेरे से भी ज़्यादा गेम हाँ। बना गए अपनी, मैंने क्योंकि बहुत से आजकल के दौर में ना लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं, नहीं यार फैमिली अलग है, मैंने प्रोफेशनल अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल रखनी है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, और इस चीज़ को ऑब्वियसली जो आपको फॉलो कर रहे हैं सिर्फ आपके ड्रामे, एक्टिंग या मॉडलिंग की वजह से नहीं कर रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको बहुत दूर रखूँ अपने इंस्टाग्राम से। लेकिन कभी कभी ऐसे एक्साइटमेंट होती है, जैसे मुझे मेरे अब्बा पे प्यार आता है तो मैं उनकी तस्वीर पोस्ट कर देता हूँ, मुझे बच्चों पे प्यार आता है तो मैं उसको कभी कर देता हूँ, क्योंकि मैं समहाउ थोड़ा आर्टिस्ट बन गया हूँ। तो फिर ना मुझे कभी कभी अच्छा लगता है कोई मोमेंट्स कैप्चर करना, तो जब मैं कैप्चर करता हूँ मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं लगा देता हूँ। लाइक मेरा कभी भी ये मकसद नहीं हुआ कि और लगाऊंगा तो देखना क्या कमाल हो जाएगा और ये कर दूंगा। अच्छा, इस दौरान सचल मैंने जब आपकी जर्नी को फॉलो किया तो आप ट्रैवलिंग का भी आपको बड़ा शौक है। हाँ। कहाँ कहाँ अभी तक गए हैं, कौन कौन सी जगहें एक्सप्लोर की हैं, और कौन कौन सी जगहें जहाँ पे एक टारगेट किया होता है ना, मैंने यहाँ ज़रूर जाना है, यहाँ पे जाकर रील ज़रूर बनानी? अच्छा, ऐसे नहीं जाता मैं कि यहाँ जाके रील बनानी। नहीं नहीं, एक आई मीन मैं चला जाता हूँ तो हाँ। कभी ऐसे थोड़ा मौसम अच्छा होता है, थोड़ी लाइट अच्छी होती है, तो ऐसे ही बस इधर उधर देखता हूँ कोई है तो नहीं है, तो फिर फ़ोन रख के ना कहीं पे तो अपनी कोई तस्वीर वगैरह बना लेता हूँ। तो अभी तक तो इतना नहीं मैं घूमा, अभी यूएस चला जाता हूँ, वहाँ फैमिली होती है, यूके में फैमिली होती है, वहाँ चला जाता हूँ। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं यूरोप जाऊँ, देखूँ, और ईरान जाने का बड़ा दिल करता है। फिर मैं सऊदी गया, उम्रा किया, तो वहाँ बार बार जाने का दिल करता है। तो बस ये मुझे है कि मैं अल्लाह ताला की इतनी बनाई हुई खूबसूरत दुनिया है, तो जितना अपनी ज़िंदगी में मौका मिले तो मैं अल्लाह के शाहकार तो देखूँ ना। वाह, लाखों करोड़ों लोगों का ये सवाल है, कब तक ज़िंदगी में अकेले ट्रैवल करेंगे? क्यों अब तक आपकी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर नहीं आ रहा, या कौन है जो मैंने तो नहीं रोका किसी को। अगले अगले ट्रैवल में हम कब एक्सपेक्ट करें कि आपके साथ हमारी भाभी होंगी, या कोई प्लान है शादी का? साथ ही जो आप ताल्लुक अपना बढ़ा देते हैं एकदम से एंकर से आप साथ ही। नहीं, आने वाले दिनों में आसान अल्फाज में शादी कब कर रहे हैं? यार या कोई देखें, है जो सोचा हुआ है, या किसी से बात चल रही? इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर देखे ना ऊपर से भी तो कुछ अल्लाह ताला ने भी तो आपके लिए कुछ करना होता है ना। तो फिर वो कुछ लोगों के लिए अल्लाह ताला कर देते हैं, वो आराम से मान लेते हैं, कुछ लोगों के साथ अल्लाह ताला फिर उनको ज़बरदस्ती समझाते हैं। तो बस मेरा ये है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से होगा, और जब होनी होगी हो जाएगी, मुझे कोई डर नहीं है शादी से। जब अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में इस तरह का सुकून और पीस लिखा हुआ है तो ज़रूर, क्यों नहीं। अम्मा अब्बा की तरफ से कोई कदगन तो नहीं है कि नहीं यही करनी है, ये करनी है, या फ्री हैंड अगर आप बताना चाहें? यार कहते हैं प्यार से कि ऑप्शंस देते हैं, बता देते हैं यहाँ 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 यहाँ, तो बस पता नहीं, बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। चलें आगे चलते हैं। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जहन में सोचा हुआ कि यार इस तरह के कैरेक्टर्स मैं ज़्यादा करना चाहूँगा, या ये मैनिफेस्ट किया हुआ है इस तरह का रोल मिलेगा तो मैं आंखें बंद करके करूँगा क्योंकि ये मैं करना चाहता हूँ ज़िंदगी में? यार जो भी कैरेक्टर रिलेटेबल हो, जैसे अभी मुझे आज का दिल करता है कि मैं कोई पॉलिटिशियन का कैरेक्टर करूं। वो मुझे एक चीज़ फैसिनेट करती है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, हम सब लोग अब इतनी अवेयरनेस है एक इंसान की वजह से हम सब में पॉलिटिक्स को लेके, तो मैं चाहता हूँ कि उसका कुछ हिस्सा मैं भी दे सकूं। और किसके साथ ज़िंदगी में चाहते हैं कि जी कि इसके साथ मैंने कैरेक्टर करना है, या ये एक्ट्रेस हैं या ये एक्टर हैं जिनको मैं ज़िंदगी भर देखता रहा हूँ, इनको फॉलो किया है, इंस्पायर हुए हैं उससे,
उनके साथ एक दफ़ा काम कर? यार अगर मैं किसी एक्टर से मुकाबला करना चाहूँ ना, वैसे तो एक्टिंग में मुकाबला नहीं होता, लेकिन अगर मैं करना चाहूँ ना तो एक ही बंदा है जिससे मैं करना चाहता हूँ, वो है नुमान इजाज। और अभी तक कोई मौका मिला आपको उनके साथ? नहीं मिला, लेकिन मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं उनके साथ दो बात करूँ, मतलब मैं हार तो जाऊँगा उनसे, लेकिन उनसे हार के ना मज़ा आएगा मुझे। वाह, तो वो क्या बात है यार। ज़बरदस्त। अभी तक फेवरेट कौन कौन से, ऑब्वियसली अभी बहुत 6-7 ड्रामों में आप उस तरह से पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो को एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, कौन से को एक्टर के साथ आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया काम करने में? एक होता है ना कि यार इनके साथ दोबारा भी काम करने का मौका मिला। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑनेस्टली मैं ऑलमोस्ट सबके साथ एक ही तरह से हो जाता हूँ। जब मैं सेट पे जाता हूँ ना, तो मैं एक ही तरह की शख्सियत हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों को प्रोफेशनली देखना पड़ता है। तो कोई फ़न सेट हो तो उस पर थोड़ी दोस्ती हो जाती है, आप मतलब कि वो सेट की हद तक रहती है। अल्लाह की तरफ से ही है, मैं दोस्तियाँ घर नहीं लेके आता साथ कि किसी से ऐसी सेट पे दोस्ती हो गई है, तो हो जाती है, अच्छी बात है। आपको दोस्त ही होते हैं, मतलब आपका अच्छा प्यार मोहब्बत और रिस्पेक्ट होती है। तो फिर मैं बस कहता हूँ कि हाँ ठीक है, बस अब काम हो गया तो आप जाओ घर, मैं जाऊँ घर। अच्छा, ये आपने बड़ा अपने इमोशनल अटैचमेंट की जिक्र आपने किया स्टार्ट में, दोस्त होना कितने ज़रूरी हैं, और फिर इमोशनल डिटैचमेंट की भी आपने इम्पोर्टेंस बताई है कि आपको एक वक्त के बाद ज़िंदगी में दोस्ती बड़ी मैटर करती है। आपने दोस्ती पे तफसील से बात भी की है। दोस्त जुदा होना कितना बड़ा रिग्रेट होता है ज़िंदगी में, या दोस्त को जाने देना चाहिए अगर बहुत क्लोज वन भी? देखें, जो कम ज़र्फ होता है ना, वो रास्ते में चला जाता है, तो आपको उन लोगों की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। यानी कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ें रखी हैं। माफ़ कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। माफ़ी तो तब आती है कोई दिल दुखाए। ऐसा बंदा जो ऐसे ही चला जाए तो उसका तो सोचना भी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी दुनिया है यार, अल्लाह ने कितने इंसान हैं, तो कभी भी अपने आप को एक इंसान के लिए महदूद नहीं कर देना चाहिए। चाहे वो दोस्त है, चाहे आपको किसी से प्यार है, किसी से लगाव है। सच्चल अपनी दिल की बात किससे शेयर करता है? यानी वो एक होता है ना दिन भर के कथारसिस, यार ये बैड टाइम चल रहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त, ये बड़ा फीडबैक आया है, ये यार ये सीन मज़े का नहीं। वो कौन सा शख्स है, या वो कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके साथ अभी भी आपकी एक शेयरिंग, या ये शेयरिंग होना कितना ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में? अपने दुख, मैं ना अपने अब्बा से शेयर कर लेता हूँ। अम्मी से पहले करता था, फिर ना वो परेशान हो जाती थी, तो परेशानी होती, जैसे वो फिर कभी पूछ लेती थी ना, क्या हाल है, ठीक हो, तो मुझे लगता था शायद ये परेशान है मेरे लिए, तो फिर मैंने उनसे शेयर नहीं किया। तो अब्बा से ना ज़रा खुली डुली है ना, तो मैं बोल देता हूँ कि अब्बा वो ना ऐसे ये इस तरह करके ना उसने किया, मैंने उसको ये बोला, फिर उसको ये, तो अब्बू भी फिर आगे चल कोई गल नहीं कर दे उन्होंने, कोई मसला नहीं, इंज करके कह दे उन्होंने, इंज दे ही होंगे ने ये वो। तो ना अब्बा से बात कर दो ना, तो एक वो मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, वाह, मज़ा आता है। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ जब आप बने थे लीडर में, उस वक्त भी अब्बा ने कोई फीडबैक दिया था आपको कि? अब्बा ने तो मेरी हेकड़ी निकाल दी थी। अब्बा कहते कि तुम उसको खुल के बोलते क्यों नहीं हो आगे से, तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो या तुम स्पाही हो कोई। वाह। लेकिन अब मैं उनको कैसे बताता, कैरेक्टर लिखा ऐसा था, मुझे कोई कैरेक्टर से मसला नहीं था, इट्स जस्ट अ फीडबैक फ्रॉम माय फादर के उनको वो चाह रहे थे कि थोड़ा और ऑरा होता, असिस्टेंट कमिश्नर उसको पकड़ता, मारता, ये करता, वो करता, कुछ उसकी तरफ से कुछ एक चीज़ आती। ये वो पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट है बिकॉज मेरी फैमिली में 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, तो उनको पता है, हमें पता है कि क्या है, क्या रख रखाव होता है, उनका प्रोटोकॉल क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका सचल, आप आए, और जो मैंने आपके बारे में कहा है और जो आपकी जर्नी के बारे में हमने बात की है, मैंने दिल से की है, क्योंकि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। आप बहुत अच्छे तरीके से मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स पे अपना लोहा मनवा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें, और आपके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं, दुआएं और छाए रहें, और ऐसे ही अपने फैंस फॉलोअर्स को इंस्पायर करते रहें। और मैं आज एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जियो को एक बंदे ने अगर नया फ्लेवर दिया है, तो वो बंदा ये मेरे सामने बैठा हुआ है, और ये बंदा यहाँ रहने वाला है और बहुत आगे जाने वाला है। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया सचल। थैंक यू सो मच सचल की हमने ज़बरदस्ती मोटिवेशनल स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी आपने जानी। अगले एपिसोड में किसी और की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।